मिडिल ईस्ट में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता नहीं कि उससे पहले दूसरी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है सीरिया में, जो पिछले 13 साल से सिविल वॉर से जूझ रहा है। इससे पहले कि सिविल वॉर का सॉल्यूशन मिलता, वापस से इस स्ट्रगल ने सीरिया के दरवाजे पर आकर दस्तक दे दी है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सीरिया के अंदर सिविल वॉर ने वापस अपनी पकड़ बना ली है। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी और आप देख रहे हैं चहल एकेडमी, जिसके अंदर आज हम मिडिल ईस्ट में एक और इशू डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में किस तरीके से कवर किया गया है इस चीज को। समझने वाली बात यह है कि सीरिया के अंदर आज से लगभग 13 साल पहले 2011 में अरब स्प्रिंग के नाम पर एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई बशर अल असद की रजीम के अगेंस्ट। बशर अल असद रजीम के अगेंस्ट आपको एक रिबेल सीरियन फोर्सेस बनती हुई दिखती हैं, जिनको यूएस सपोर्ट कर रहा था। वहीं असद को सपोर्ट करने के लिए रशिया पूरी तरीके से उसके बैकअप में खड़ा हुआ दिख रहा था। 2016 तक ये कंटिन्यूसली स्ट्रगल काफी ज्यादा वॉयलेंट रही, बहुत ज्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस इसकी वजह से हमें देखने को मिला। लेकिन पिछले 8 सालों से थोड़ी सी शांति हमें सीरिया में देखने को मिल रही थी और असद रजीम जो है वो थोड़ी बहुत सांस लेने में सक्षम हो पाई थी। लेकिन आज फिर असद के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी होती हुई दिख रही है। क्यों खड़ी होती हुई दिख रही है? क्योंकि सीरियन इंसर्जेंट्स, जिन्हें लीड कौन कर रहा है? जिन्हें लीड कर रहे हैं हयात, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं हयात तहरीर अल शाम की, जो पहले अल कायदा की एक ग्रुपिंग होती थी। उन्होंने सीरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी एलेप्पो पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि 13 ईयर की सिविल वॉर में शांति के बाद वापस से आप एक वायलेंस की तरफ मूव कर चुके हो। इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके रीजनल इंप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे रशिया और यूएस एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, और जो बाकी रीजनल जियोपॉलिटिक्स है। क्योंकि अभी भी आपको इजराइल ईरान वॉर, इजराइल हिजबुल्लाह वॉर आपको फंक्शन करती हुई दिख जाती है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। और एक और प्रॉब्लम का आ जाना कैसे जियोपॉलिटिक्स को इंपैक्ट करेगा, कैसे रीजनल पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करेगा, उसे इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले अगेन, अगर जिस बात को मैंने अभी बड़े जल्दबाजी में आपको बताया उसे अगर डिटेल में डिस्कस किया जाए, तो सीरियन रिबेल फोर्सेस, जिसको मैंने आपको अभी अभी बताया, उन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया है एलेप्पो के ऊपर, जो ऐसा पहला अटैक है जो 2016 के बाद सीरिया के अंदर देखने को मिला है। 2016 से अब तक कोई भी ऐसा वायलेंट अटैक आपको सीरिया में होता हुआ नहीं दिखा था। लेकिन 8 साल बाद फिर से सीरिया जलने के लिए तैयार हो चुका है। सीरिया में जो अब तक पास्ट में हुआ है उससे हमें पता है एक मेजर रेफ्यूजी क्राइसिस राइज होता हुआ दिखा था और शायद प्रॉब्लम्स वापस वैसी उसी डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही हैं। इस असॉल्ट ने, इस अटैक ने काफी हद तक रीजन में टेंशंस बढ़ा दी हैं। जो ऑलरेडी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। सीरियन और रशियन फोर्सेस रिटेलिएट कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जिससे वो एलेप्पो पे अपना एयर कंट्रोल या बेसिकली जो कंट्रोल है वो वापस हासिल कर सकें, उसे रिक्लेम कर सकें। अब ये रशियन फोर्सेस का इंटरफेरेंस आपको क्यों देखने को मिल रहा है? रशियन फोर्सेस का इंटरेस्ट है कि बशर अल असद रजीम सीरिया में बनी रहे, क्योंकि वो एक प्रो रशियन रजीम है। यूएस का इंटरेस्ट है कि बशर अल असद की रजीम वहां से हट जाए। इसलिए यूएस जनरली लार्जली, अब तक जो पास्ट में भी बैटल हुई है, सिविल वॉर हुई है, उसमें सीरियन रिबेल फोर्सेस को सपोर्ट करता हुआ दिख जाता है। तो इसलिए ऑलरेडी इस अटैक के बाद रशिया आपको सपोर्ट में आता हुआ दिख गया है बशर अल असद के। लेकिन समय अब 2016 वाला नहीं है। सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अलग चल रही है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अलग चल रही है, अब ये सीरियन कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, ये इंटरडिपेंडेंस भी दिखाता है इस चीज में कि सीरिया इज इंटरडिपेंडेंट ऑन रशिया, सीरिया इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईरान, लेकिन ईरान अपनी कॉन्फ्लिक्ट में उलझा पड़ा है, रशिया अपनी कॉन्फ्लिक्ट में उलझा पड़ा है। तो सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी सिमिलर व्हाट वाज सीन बिफोर 2016। आपको सर्टेनली कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब अगर सीरियन सिविल वॉर की बात की जाए, इसे डिटेल में डिस्कस किया जाए कि शुरुआत कहां से हुई। 2011 में अरब स्प्रिंग के नाम पर एक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन लाया गया। जनरली बोला जाता है अरब स्प्रिंग वाज अ रिवॉल्यूशन जिससे मिडिल ईस्ट की मोनार्कीज को एक डेमोक्रेसीज में कन्वर्ट किया जा सके। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इट वाज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट।
इंपॉर्टेंट क्यों है आईआर पर्सपेक्टिव से? जनरली हम मान के चलते हैं कि यूएस की जो पॉलिसी रही है वो अरब एक्सेप्शनलिज्म की रही है। अरब एक्सेप्शनलिज्म का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में वो डेमोक्रेसी प्रमोट कर रही थी, लेकिन अरब रीजन में प्रमोट नहीं कर रही थी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल थिंकर्स स्पेशली जो अमेरिकन स्कूल से बिलोंग करते हैं, उनका मानना है कि इस्लाम और डेमोक्रेसी साथ में फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन यहां जब आपको ये अरब स्प्रिंग आती हुई दिखती है तो ये केवल यूएस उन देशों को टारगेट करता हुआ दिखता है जहां प्रो रशियन मोनार्की रजीम बैठी हुई मिल रही है, चाहे वो ट्यूनीशिया हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो यमन हो। आपको हर जगह कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस होते हुए दिख जाएंगे। इसमें कहीं यूएस और रशिया भी इन्वॉल्व है, प्रॉक्सी वॉर की तरह भी देखा जा सकता है, या यूएस की एक रियलिस्ट पॉलिसी की तरह भी देखा जा सकता है। यह भी बोला जाता है कि शुरू तो यूएस ने इसे अरब स्प्रिंग की तरह किया था, लेकिन यूएस की खुद की पॉलिसीज ने इसे एक अरब समर बना दिया, जिस गर्मी में आज भी पूरा मिडिल ईस्ट झुलसता हुआ दिखता है, जलता हुआ दिखता है। अब बेसिकली ये जो 2011 में अरब स्प्रिंग के नाम पर कुछ प्रोटेस्ट होनी शुरू होती हैं, किसके अगेंस्ट? प्रेसिडेंट जो बशर अल असद हैं उनकी रजीम के अगेंस्ट। सीरिया का जो कंट्रोल है आज की डेट में असद के नाम हाथ में ही देखने को मिल रहा है। असद पूरी तरीके से सीरिया को कंट्रोल करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन कुछ कर्डिश मेजोरिटी एरियाज हैं जो साउथ में हैं, और कुछ डेजर्ट के पार्ट हैं जो उनकी अथॉरिटी के बाहर हैं। अब ये कर्ड्स कौन है? देखिए, कर्डिस्तान एक ऐसी एस्पिरेशनल आइडेंटिटी है जो कर्ड्स डिमांड करते हैं। कर्ड आपको डिवाइडेड दिखते हैं, उनका कुछ पोर्शन आपको इराक में बैठा हुआ दिखेगा, कुछ सीरिया में बैठा हुआ दिखेगा, और कुछ टर्की में बैठा हुआ दिखेगा। मतलब ये ट्राई जंक्शन वाला जो रीजन है जहां ये तीनों कंट्रीज मिलती हैं, इस जगह को बोलते हैं कि ये ओरिजिनली कर्ड्स का रीजन है और इसे कर्डिस्तान की तरह एक अलग देश बना दिया जाए। तो सीरिया का कुछ रीजन अभी भी आपको कर्ड्स के कंट्रोल में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इदलिब और एसटीएस की। एसटीएस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, ये ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही है इस प्रोटेस्ट को, जो खुद को अलकायदा के साथ एसोसिएट करती थी पहले, आज की डेट में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह फंक्शन कर रही है। इन्होंने इदलिब को कंट्रोल कर लिया था 2020 की सीजफायर डील के बाद, जो टर्की और रशिया के बीच में हुई थी। टर्की वॉज बेसिकली फाइटिंग फॉर द यूएस इंटरेस्ट। तो टर्की और रशिया विच इज फाइटिंग फॉर असद इंटरेस्ट, इनके बीच में एक डील हुई जिसमें इदलिब को एसटीएस के हाथ में छोड़ दिया गया। टर्की का एक मेजर रोल रहा है सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट में। एक तो खुद के भी इंटरेस्ट उसके डायरेक्टली अटैच्ड हैं इसके साथ, कॉज ऑफ कर्डिस्तान इशू। साथ के साथ टर्की जो है वो एसटीएस को प्रोटेक्ट करता है, किससे? असद की फोर्सेस से। मतलब टर्की एक तरफ, रशिया और सीरिया अंडर असद रूल वो एक तरफ। ये जो सीरियन रिबेल फोर्सेस हैं इनको टर्की सपोर्ट करता हुआ दिख जा रहा है, एसटीएस को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता हुआ दिख जा रहा है फ्रॉम द असद फोर्सेस एज वेल एज द रशियन फोर्सेस। इन्होंने इदलिब के बॉर्डर को कंट्रोल कर रखा है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बना के रखते हैं एसटीएस ग्रुप के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको टर्की का सीरियन सिविल वॉर के अंदर एक डायरेक्ट रोल देखने को मिल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस करंट सीरियन ऑफेंसिव की सिग्निफिकेंस देखी जाए कि हाउ इज इट सिग्निफिकेंस, ये कोई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट है, अपने आप ही समय के साथ शुरू हुई है, समय के साथ खत्म हो जाएगी, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब तक पिछले कुछ सालों में अब तक का ये सबसे बड़ा रिबेलियन है सीरिया के अंदर। जैसे मैंने आपसे बताया 2016 से पहले तो फिर भी चल रहा था, 2016 के बाद फिर भी आपको थोड़ी सी शांति देखने को मिल गई थी। उसके बाद 2024 में ये अब तक का सबसे बड़ा मूव है सीरियन रिबेल्स का। दूसरी चीज, ये असद रजीम की वल्नरेबिलिटी को भी शोकेस करने लगा है। अब क्यों बशर अल असद अभी भी चैन से नहीं बैठ सकते? क्यों उन्हें अभी भी अपने टोज पे रहना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनकी रिजीम कंटिन्यू करे तो ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसे सिचुएशंस को उन्हें बेटर तरीके से टैकल करने की जरूरत पड़ेगी। ये बताता है कि किस तरीके से जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके एलाइज के, वो आज की डेट में सीरिया को और ज्यादा वल्नरेबल बना देते हैं। अब कौन कौन है उनके एलाइज? रशिया उनका एलाई है, वो अपनी वॉर में लगा पड़ा है। ईरान उनका एलाई है, वो अपनी वॉर में लगा पड़ा है। हिजबुल्लाह उनका एलाई है, वो भी अपनी वॉर में लगा पड़ा है। तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलता है कि सीरिया कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट केवल सीरियन पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो उसे सपोर्ट करती आई हैं वो शायद उसे सपोर्ट करती हुई अभी उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखेंगी। आगे ये जो डिस्ट्रैक्शन है अलाइज का, ये क्यों है? ईरान, हिजबुल्लाह, रशिया जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी अपनी अपनी कॉन्फ्लिक्ट में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। जो रीजनल टेंशंस हैं फिलहाल जो चल रही हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, साथ के साथ जो यूक्रेन में वॉर चल रही है, उसके साथ साथ सीरिया की स्टेबिलिटी और ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए
सामने आती हुई दिखती है। क्या सीरिया के अंदर असद रजीम इस बार बच पाएगी? क्या रशिया उसे उतना सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा जितना वो 2016 या 2011 से 2016 के बीच में प्रोवाइड कर पाया था और बशर अल असद की रिजीम को प्रोटेक्ट कर पाया था? सेम गोज विद ईरान। ईरान अपनी स्ट्रगल्स लड़ रहा है, अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है, रशिया अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है, और शायद सीरिया को भी अपनी ही लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। और अगर सपोर्ट मिलता भी है तो शायद इट वुड नॉट बी ऑफ दैट लेवल which Syria was getting before या prior to 2016। रिबेल एडवांस टुवर्ड्स एलेप्पो। अगर हम ये देखते हैं, इस इंसिडेंट को देखें, तो हमने बोला सीरियन रिबेल्स ने एलेप्पो को जो कंट्रोल किया है, एक 3 डे सरप्राइज 3 डे अटैक किया उन्होंने लेट नवंबर 2024, बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले। ये एसटीएस जिसको मैंने आपको बताया, इन्होंने एलेप्पो के कुछ पार्ट्स को सीज कर लिया है, जो सीरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये पहला ऐसा सिग्निफिकेंट इंसर्जेंट सक्सेस है 2016 के बाद जो सीरियन रिबेल फोर्सेस को मिला है। अब इसकी वजह से कुछ टेम्पररी विड्रॉल देखने को मिल रहा है आपको सीरियन मिलिट्री का इस एलेप्पो वाले रीजन से, और जो बाकी लॉस्ट टेरिटरी है उस रीजन से। तो वापस से आपको एक कन्फ्लिक्ट जो है वो पनपती हुई दिख रही है सीरिया के अंदर, जो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए, जो ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, और एक प्रॉब्लम और बढ़ती हुई दिखेगी। सॉरी। अगर सीरियन गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स देखा जाए, देखो सीरियन गवर्नमेंट के रेस्पॉन्स में सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है कि रशिया का सपोर्ट मिल चुका है। एयर स्ट्राइक दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर रिबेल फोर्सेस के ऊपर और रिबेल कंट्रोल्ड रीजन में करनी शुरू कर दी है, जिससे उन्हें पीछे धकेला जा सके, उस रीजन को फ्री कराया जा सके, इंडिपेंडेंट कराया जा सके वापस, और बसद के कंट्रोल में फिर से एलेप्पो को लाया जा सके। ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं अपनी जो टेरिटरी है उसे रीगेन करने का, उसे रिक्लेम करने का, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाते हैं कि सीरिया के अंदर इस टाइम कितनी ज्यादा पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कितनी ज्यादा पॉलिटिकल हलचल बनी हुई है। एलेप्पो के बाद रिबेल ने साउथ की तरफ मूव करना शुरू किया और वो हामा को भी कैप्चर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रीजनल टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, रशिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। देखो रशिया कंटिन्यूसली असद को सपोर्ट करना पसंद करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। वो ने एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मिलिट्री बैकिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। द रीजन बीइंग क्योंकि रशिया के लिए बसद का सीरिया में बने रहना जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उनकी प्रेजेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन। और ये सारी चीज उल्टी अप्लाई होती है यूएस के ऊपर, क्योंकि बसद का रहना, बशर अल असद का रहना वहां किसी भी तरीके से यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है। रशिया, लेकिन जो रशिया की अभी ऑनगोइंग यूक्रेन में वॉर चल रही है उसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या रशिया उतना सपोर्ट प्रोवाइड करवा पाएगा सीरिया को या फिर नहीं। टर्की का कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो है एसटीएस के साथ, देखो टर्की जो है एसटीएस को इदलिब में, जो अभी अभी हमने देखा जहां सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था रशिया और टर्की के बीच में, वहां प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो सीरिया में अपने बाकी इंटरेस्ट को भी बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि सीरिया कर्डिश सेपरेटिज्म से झेल रहा है और टर्की में भी कर्डिश सेपरेटिज्म है। मतलब कर्डिस्तान जो कर्ड्स मांग रहे हैं उसमें से कुछ एरिया टर्की का है, कुछ सीरिया का है, कुछ इराक का है। तो ये प्रॉब्लम कॉमन है सीरिया के बीच में। तो वो इदलिब में एसटीएस को भी सपोर्ट कर रहा है और साथ के साथ वो असद के साथ कोऑपरेट भी कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द कर्डिश मूवमेंट्स, या फिर कर्डिस्तान का जो मूवमेंट आपको बनता हुआ दिखता है। बहुत ज्यादा टर्की का रोल जो है वो कॉम्प्लिकेट करता है रीजनल सिचुएशन को, क्योंकि वो सपोर्ट में भी है और अगेंस्ट भी है, क्योंकि मल्टीपल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं टर्की के, जिसकी वजह से वो रशिया और रिबेल्स के बीच में एक नेगोशिएटर का काम भी करने में सक्षम हो पा रहा है, और पहले भी हुआ था। इसलिए आपको इदलिब में वो सीजफायर एग्रीमेंट टर्की और रशिया के बीच में होता हुआ भी दिख रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह का रोल, ईरान की बैक कर रहा है। जब भी हम बोलते हैं कि ईरान के सपोर्टर्स कौन कौन से हैं ड्यूरिंग द इजराइल ईरान वॉर, आपने बहुत बार सुना होगा ये, तो पूरी तरीके से जो पार्टी है, जो बशर अल असद है, वो पूरी तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब तक ये बोला जा रहा था कि क्या असद ईरान को ठीक से सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन अब टेबल्स हैव टर्न्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ईरान बसद को बचा पाएगा, बसद को सपोर्ट कर पाएगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए असद चाहे ईरान की तरफ देखें, हिजबुल्लाह के थ्रू वो सपोर्ट कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे द सीरियन रिबेल फोर्सेस। दूसरी चीज, जो रीजनल डायनामिक्स हैं वो जिसमें हिजबुल्लाह इन्वॉल्व देखने को मिल जाता है, इजरायली मिलिट्री एक्शंस में वो इन्वॉल्व देखने को मिल जाता है। इसकी वजह से जो ऑलरेडी इजराइल हिजबुल्लाह इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चलती हुई दिखती है, आपको ये पता चलेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट उतनी आसान नहीं रहने वाली है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगी, और इवेंचुअली ये ऑलरेडी बन चुकी है।
क्योंकि सिचुएशन इज नॉट 1v1 और 2v1 और 2v2, इट्स मोर अबाउट के 1v1 आर फाइटिंग देयर ओन बैटल, हियर 1v1 आर फाइटिंग देयर ओन बैटल एंड दे आर सपोर्टिंग सम अदर कंट्री एज वेल, जो उसी रीजन में एक अलग कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व दिखती है। आगे बढ़ते हैं। अगर रीजनल स्टेबिलिटी पे इसका इंपैक्ट देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक स्पिल ओवर, इट इज अ स्पिल ओवर इनटू इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। ऑलरेडी इजराइल पैलेस्टीन की वजह से रीजनल स्टेबिलिटी गायब थी वहां से, सीरिया के इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद और ज्यादा आपको ये इस रीजन में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ये रीजन और ज्यादा डिस्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा, और जिस चीज की हम उम्मीद कर रहे थे कि लड़ाई बढ़नी नहीं चाहिए वो आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती हुई दिख सकती है, और शायद हमें थोड़ा सा और समय इंतजार करना पड़े जो हम मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद कर पाए। हेजबुल्ला का जो इन्वॉल्वमेंट है सीरिया के अंदर और जो उसके टाइज हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे, और डर इस बात का है कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और सीरियन सिविल वॉर ये एक ही ना बन जाए, जिससे कॉम्प्लिकेशंस आपको और ज्यादा बढ़ते हुए दिख सकते हैं। माना जा रहा है कि इजराइल का इन्वॉल्वमेंट भी सीरिया में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा टू प्रोटेक्ट द इजरायलियन इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न इंटरेस्ट, और वेस्टर्न इंटरेस्ट का मतलब है बशर असद का हटना। असद को हटाने में मतलब सीरियन रिबेल फोर्सेस को आपको इजराइल सपोर्ट करता हुआ दिख सकता है, और हेजबुल्ला को टारगेट करने के लिए भी वो सीरिया को यूज कर सकता है। ह्यूमैनिटेरियन और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए सीरिया का लास्ट टाइम में जो सिविल वॉर हुआ था वो जाना जाता है। आपको एक इमेज याद होगी 3 साल के बच्चे की जिसकी डेड बॉडी हमें बीच पर मिली थी, वो सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस के टाइम पर ही थी, जब इतने छोटे छोटे बच्चों को आप ह्यूमंस की तरह ना देख के आप शिया की तरह देख रहे हो, आप सुन्नी की तरह देख रहे हो, आप कर्ड्स की तरह देख रहे हो, आप सीरियन की तरह, आप ज्यूज की तरह देख रहे हो, तो ह्यूमैनिटी कहीं साइडलाइन हो चुकी थी। एक चांटा था वो ह्यूमैनिटी के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि कहां से कहां आ चुके हैं हम, और वैसा ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शायद वापस भी सीरिया में देखने को मिल सकता है अगर वायलेंस आपको बढ़ता हुआ दिखता है। पहले लाखों लोग डिस्प्लेस हुए थे वहां से, इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों के शहर बर्बाद कर दिए गए थे। अब एक और चीज है, ये रेफ्यूजी क्राइसिस वापस जब राइज होता है तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल टर्की एंड जॉर्डन, उनके लिए भी आपको प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख सकती हैं। साथ के साथ जो ग्लोबल पावर्स हैं जैसे यूएस और रशिया, वो कहीं ना कहीं इस वॉर में अपना इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करेंगी, और जब अपना इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करेंगी तो मिडिल ईस्ट को वापस एक प्रॉक्सी वॉर रीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जहां भी प्रॉक्सी वॉर रीजन को, जिस भी रीजन को प्रॉक्सी वॉर की तरह आप ट्रीट करते हो, उस रीजन की बर्बादी निश्चित है, तय है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। इस इशू को जितना कॉम्प्लिकेट है तो मुश्किल तो बहुत है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आपकी इंटेंशंस और आप शिद्दत से किसी चीज को करने की कोशिश करते हो। इन सारी इंफॉर्मेशन को, इस पूरे वीडियो में जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर वो आपने ध्यान से सुनी है तो प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। द क्वेश्चन इज, एनालाइज द रीसेंट ऑफेंसिव बाय सीरियन रिबेल फोर्सेस टुवर्ड्स एलेप्पो एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर द सीरियन सिविल वॉर। Discuss the role of external actors like Russia, Turkey, and Iran in the ongoing conflict, and assess the potential impact on regional stability, particularly in light of the Israel-Palestinian conflict. काफी अच्छे से आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर ये वीडियो आपने ध्यान से सुना है, अगर आप डायमेंशन समझ पाए हो इसके फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल एंगल, क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है आपके लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, मिडिल ईस्टर्न पर्सपेक्टिव के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मिडिल ईस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एवरी अदर थिंग विच इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट अपने automatically becomes important for us, right? So this was all from my end. Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel, that is Sahel Academy. Have a good day.